नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी की इस यूट्यूब मंच पर, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020। हमने पिछली दो शिक्षा नीतियों को देख लिया है और अब तीसरी और नवीनतम शिक्षा नीति हमारे पास है नई शिक्षा नीति 2020। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे प्रश्न पूछता है, उस हिसाब से हमने इसको निकाला है। तो इसके पूरे नाम जानने से लेकर शुरुआत करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होगी वो भी हमें पता लग जाएगी। तो शुरुआत करते हैं इसका पूरा नाम जानने से। इसका पूरा नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो यह इसका पहला प्रश्न है कि एनईपी 2020 का पूरा नाम और सही नाम क्या है। अब हम बात करते हैं कि यह क्या है, एनईपी 2020 क्या है। तो एक बुकलेट हमारे पास ऑनलाइन जारी की गई थी, पुस्तिकाएं जारी की गई थी, जिसमें 4 भाग और कुल 27 अध्याय, चैप्टर्स साथ में थे। और इन 4 भाग और 27 अध्याय में जो बदलाव किए गए हैं शिक्षा में, वो सामने निकल कर आए थे। तो प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आएगा नई शिक्षा नीति 2020 में कुल कितने भाग हैं, कुल कितने पार्ट्स हैं। तो 4 पार्ट्स हैं। और कितने चैप्टर्स हैं? तो 27 चैप्टर्स इसके अंदर हैं। अब ये चैप्टर्स किस हिसाब से डिवाइड किए गए हैं, इनको भी समझना है। मेनली आपको तो भाग प्रथम ही सीखना है, किंतु ये जो अन्य भाग हैं, इन भागों से संबंधित अध्याय कौन कौन से हैं वो भी पूछे जाते हैं। जैसे पहले भाग को कहा जाता है स्कूली शिक्षा, और इस भाग में कुल 8 अध्याय हैं। दूसरा भाग है उच्चतर शिक्षा विभाग, इसमें 11 अध्याय हैं और यह सबसे बड़ा भाग है। यह भी प्रश्न पूछा जाने योग्य है। तीसरा भाग है अन्य केंद्रीय मुद्दे, इसमें 5 चैप्टर्स हैं, 5 अध्याय हैं। और भाग नंबर 4 है क्रियान्वयन की रणनीति, इसमें है 3 अध्याय और यह सबसे छोटा भाग है। तो प्रश्न क्या क्या है? प्रश्न बनेगा कि एनईपी 2020 का पूरा नाम क्या है? आप बता दोगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एनईपी 2020 में कुल कितने अध्याय हैं, कुल कितने भाग हैं? तो 4 तो भाग हैं और 27 अध्याय हैं। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग संख्या 2। नाम क्या है? उच्चतर शिक्षा विभाग। इसमें कितने अध्याय हैं? 11 अध्याय हैं। सबसे छोटा भाग कौन सा है? भाग संख्या 4, जिसका नाम है क्रियान्वयन की रणनीति। 3 अध्याय इसमें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है, उस भाग को कहते हैं स्कूली शिक्षा। और ये जो स्कूली शिक्षा भाग हैं और जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं, इसमें हैं 8 अध्याय। तो इस प्रकार हमारे पास 8, 11, 5, 3, इन सभी को जोड़े तो 27 अध्याय हमारे सामने निकल कर आएंगे। तो ये अध्याय और भाग के बारे में चर्चा हो चुकी है। अब इस नई शिक्षा नीति को किस उद्देश्य के साथ लाया गया था, उस उद्देश्य को भी समझते हैं। तो एनईपी 2020 को लाने का उद्देश्य ये था कि जो इंडिया है, जो भारत है, उसे एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, विश्व में ज्ञान का एक पावर हाउस बनाना है इंडिया को। तो इसलिए यह शिक्षा नीति हमें चाहिए थी। पृष्ठभूमि की बात करते, पृष्ठभूमि का मतलब बैकग्राउंड, कैसे चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें हुई, उसके बारे में समझते हैं। हमारे पास क्या था कि एक डिपार्टमेंट है जिसे अपन कहते हैं MHRD। पूरा नाम होता है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। अंग्रेजी में कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस विभाग की स्थापना हुई 1984 में। अब इसके पहले का घटनाक्रम समझ लेते हैं। वर्ष 1984 से पहले, यानी 1968 से लेकर 1984 1984 तक, 1985 से पहले MHRD नाम का कोई डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं था। उससे पहले हम MHRD को शिक्षा मंत्रालय कह रहे थे। शिक्षा मंत्रालय जो है, इसी को MHRD में सम्मिलित कर दिया गया। और ये MHRD कब बना है? 1985। तो कैसे प्रश्न आ सकता है? तो प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि MHRD की स्थापना कब हुई? 1985।
एमएचआरडी का पूरा नाम क्या है तो वो हमने बता दिया है। एमएचआरडी का पूर्व नाम क्या है तो एमएचआरडी को देखो पहले शिक्षा मंत्रालय ही कहा गया था और फिर शिक्षा मंत्रालय को एमएचआरडी के अंदर शामिल कर लिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 जब बनी हमारे पास, तो वर्ष 2020 में एमएचआरडी को वापस शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है। यानी वर्तमान में भी एमएचआरडी के नाम से कोई डिपार्टमेंट नहीं है, केवल शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो यहाँ तक की चीज समझ में आ गई होगी कि पहले शिक्षा मंत्रालय था, फिर 1985 में एमएचआरडी कर दिया गया, और जब नई शिक्षा नीति 2020 हमने यहाँ बना ली, तब इसको वापस शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यानी एमएचआरडी का डिपार्टमेंट समाप्त करके अब शिक्षा मंत्रालय स्थापित किया गया है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति के बनने की शुरुआत कैसे हुई। तो जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015, इस दिन हमने SDG 4 को जो है अप्लाई करना शुरू किया। SDG 4 क्या है? SDG 4 को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकासीय गोल। यानी सतत विकास को लेकर हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हासिल करना है। और उसका गोल नंबर जो 4 है, वह गोल नंबर 4 क्या है? वैश्विक शिक्षा, ग्लोबल एजुकेशन। यानी विश्व स्तर पर शिक्षा को जो है फैलाना है, कोई भी व्यक्ति असाक्षर न रहे, तो इस मुद्दे को लिया गया है। तो 2015 में, जनवरी 2015 में SDG 4 को इम्प्लीमेंट करने की बात शुरू हुई। तो SDG 4 जो 2015 में बना, इस SDG 4 को हमें 2030 तक हासिल करना था। मतलब वैश्विक ज्ञान को, विश्व में शिक्षा को जो हमें फैलाना था, वो 2030 तक का एजेंडा रखा गया। तो प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न ऐसे आएगा कि SDG 4 की शुरुआत कब से हुई? 2015 से। और इसका लक्ष्य कब तक का रखा गया? तो सतत विकास का जो एजेंडा है वो 2030 तक का रखा गया है SDG 4 को पूरा करने का। तो यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई होगी कि MHRD ने 2015 में SDG 4 को अप्लाई करना शुरू किया और इसको 2030 तक पूरा करने की बात रखी गई है। इस SDG 4 के अंदर क्या है? SDG 4 जो है, इसमें कहा गया है सतत विकास के गोल्स में कि हमें वैश्विक शिक्षा हासिल करनी है, विश्व स्तर पर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। तो इसलिए SDG 4 को अप्लाई करने के लिए 2015 में MHRD ने यह शुरुआत की। तो MHRD ही वो संस्था है, यानी हम इसे आज का शिक्षा मंत्रालय बोल सकते हैं। तो MHRD ने 1 जनवरी 2015 से नई शिक्षा नीति बनाने का फैसला लिया और SDG 4 को अप्लाई करना शुरू किया, और जो कब कब जाके पूरा होगा? 2030 में। अभी इस SDG 4 में क्या है? तो पहली बात तो SDG 4 में है कि समावेशी शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? कि सभी बच्चों को एक ही मुख्य धारा में लाकर सिखाया जाएगा, चाहे वो बच्चे CWSN हो, चाहे सामान्य बच्चे हो, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो, सभी को एक ही जगह एक जैसी शिक्षा दी जाएगी। दूसरी बात है क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। तीसरी बात, ऐसी शिक्षा देनी है जो जीवन पर्यंत काम आ सके। और चौथी बात है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सार्वजनिकरण करना है, हर एक तक शिक्षा पहुंचे, ऐसा बताया गया है SDG 4 के अंदर। तो आई होप आप यहाँ तक का समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि NEP का पूरा नाम ये है। इसमें 4 भाग, 27 अध्याय हैं। सबसे बड़ा भाग भाग नंबर 2 है, सबसे छोटा भाग भाग नंबर 4 है। इनमें अध्यायों की संख्या भी आपको मैंने बता दी है। उद्देश्य ये था कि विश्व में ज्ञान की महाशक्ति बनाना है भारत को, इस उद्देश्य से मिला है। MHRD क्या है, इसकी हमने डिटेल ले ली है। SDG 4 क्या है, इसको भी मैंने आपको समझा दिया है। अब इस SDG 4 से पहले कौन कौन से हमारे पास SDG हैं, उसको समझते हैं। देखो, पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स था, यानी सतत विकास का जो एजेंडा था पहला वाला, वो क्या था? वो ये था कि हमें विश्व में गरीबी को समाप्त करना है, नो पॉवर्टी। उसका डायलॉग है, जैसे ग्लोबल एजुकेशन, वैश्विक शिक्षा SDG 4 का मुख्य मुद्दा है, ऐसे ही SDG 1 का मुख्य मुद्दा क्या था? नो पॉवर्टी, मतलब कि गरीबी नहीं होना चाहिए। फिर अगला है SDG 2। इसमें क्या
चीज अपनाई गई, इसका मुद्दा क्या था? वो था जीरो हंगर, कि भूखमरी समाप्त होनी चाहिए। और एसडीजी 3 का मुख्य मुद्दा था गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा व्यवहार करें और अच्छा स्वास्थ्य हासिल करें, ये इसका मुद्दा था। और जो शिक्षा से संबंधित मुद्दा था सतत विकास वाला, उसका नाम था एसडीजी 4, बोले तो ग्लोबल एजुकेशन। तो ग्लोबल एजुकेशन एसडीजी 4 में था। और इस एसडीजी 4 को अप्लाई करने के लिए जनवरी 2015 में एमएचआरडी ने शुरुआत की कि हमें एसडीजी 4 हासिल करना है किसी भी तरीके से 2030 तक। तो नई शिक्षा नीति इसके लिए आवश्यक होगी, इसलिए हम नई शिक्षा नीति को लेकर आए हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में अब तक कितनी शिक्षा नीतियां लागू हो चुकी हैं। तो वर्तमान तक भारत में कुल 3 शिक्षा नीतियां हैं। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई है, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई है और तीसरी शिक्षा नीति 2020 में आई है। अब बात करते हैं पहली शिक्षा नीति 1968 की। तो प्रश्न बनता है कि भारत की पहली शिक्षा नीति कौन सी है? उसका नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1968 वाली। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, पीएम थी। और 20वीं सदी की यह पहली शिक्षा नीति थी भारत के अंदर। तो प्रश्न कैसे पूछेगा? 20वीं सदी की भारत की पहली शिक्षा नीति कौन सी है? 1968 में लागू हुई एनईपी एनपीई 2000 के मतलब 1968 वाली। तो ये है पहली शिक्षा नीति और 20वीं सदी की भी पहली शिक्षा नीति थी। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं दूसरी शिक्षा नीति की। दूसरी शिक्षा नीति की मैं बात करूं या 20वीं सदी की भी दूसरी शिक्षा नीति, तो यह है 1986 की शिक्षा नीति। इस समय भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी। तो उनके समय यह शिक्षा नीति आई। इस शिक्षा नीति को कहा जाता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986। और इस दूसरी शिक्षा नीति को वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था। तो एक छोटा सा प्रश्न अलग बन जाता है कि वह कौन सी शिक्षा नीति है जिसको 1992 में संशोधित किया गया? तो वह है 1986 की शिक्षा नीति। तो यह बात हो चुकी है। या ऐसा कभी प्रश्न आ जाए कि कंप्यूटर की क्रांति के लिए कौन सी शिक्षा नीति थी? तो वह कौन सी है? 1986 की शिक्षा नीति। जबकि सार्वभौमिक शिक्षा का पहला कदम किसने उठाया? 1968 की शिक्षा नीति ने। अब हम आ जाते हैं 2020 की शिक्षा नीति के बारे में। नवीनतम शिक्षा नीति है, 21वीं सदी में पहली बार शिक्षा नीति यही आई है भारत में। और ओवरऑल तीसरे नंबर की या तीसरी शिक्षा नीति है। तो यहाँ से 3 प्रश्न हैं। नवीनतम शिक्षा नीति 2020 की, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति 2020 में, या तीसरी शिक्षा नीति कब आई है ओवरऑल? तो वो भी 1920 में आई है, जिसे कहा जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस समय जब यह शिक्षा नीति आई तो प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और 1986 के कितने साल के बाद यह शिक्षा नीति आई है? तो लगभग 34 वर्ष के बाद यह नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। तो आई होप जो प्रश्न आपको जानने थे तीनों शिक्षा नीतियों से संबंधित वो हम पढ़ चुके हैं। अब जो नई शिक्षा नीति आई है इसके बारे में कहा गया है कि भारत की कुल जीडीपी, जो कुल जीडीपी है अर्थव्यवस्था है, उसका 6% इसी पे खर्च किया जाएगा। यानी कि भारत की जो जीडीपी है उसका कुल 6% शिक्षा पर ही खर्च करना है, ताकि हम शिक्षा को आगे बढ़ावा दे सकें। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। प्रश्न रिट में पिछली बार पूछा गया था उर्दू वाले पेपर में कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे पहले एनईपी को लागू किया है। तो उस राज्य का नाम है कर्नाटक और दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। तो प्रश्न पूछेगा कि बताइए उस राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे पहले शिक्षा नीति को लागू किया 2020 वाले को। तो वह कौन सा राज्य है? कर्नाटक। और दूसरा राज्य कौन सा बना? मध्य प्रदेश। तो 2 प्रश्न यहाँ से भी तैयार हो चुके हैं। तो ये आपका बैकग्राउंड क्लियर हो चुका है शिक्षा नीतियों को लेकर कि शिक्षा नीति क्या है, अब तक कितनी बार आ चुकी हैं, एमएचआरडी क्या है। अब हम आ जाते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा करने से लेकर। तो सबसे पहले शिक्षा नीति के 5 स्तंभ आपको याद रखने हैं 2020 के लिए।
तो 2020 की शिक्षा नीति के 5 मुख्य स्तंभ हैं, उनको कहा जाता है एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो एक्सेस का मतलब होता है कि सभी को शिक्षा मिलेगी, सब तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। दूसरा है इक्वेलिटी, इक्वेलिटी का मतलब होता है समानता या सामान्यकरण, सब तक समान रूप से शिक्षा पहुंचनी चाहिए, यानी जन जन तक, सामान्य जन तक यह शिक्षा पहुंचे। अगला है क्वालिटी, और शिक्षा जो पहुंचे जन जन तक, सामान्य जन तक, वह ऐसी नहीं होना चाहिए कि उसमें क्वालिटी नहीं हो, तो गुणवत्ता युक्त शिक्षा भी होगी। अगला है शिक्षा किफायती होना चाहिए, सस्ती होना चाहिए, अफोर्ड करने योग्य होना चाहिए, इसलिए यहाँ एक गुण रखा गया है अफोर्डेबिलिटी। और लास्ट में है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जवाबदेही होना चाहिए। आज आप जो शिक्षा लागू कर रहे हैं उसमें जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि गैर जिम्मेदारी वाला काम हो। शिक्षा ऐसी बना दी गई है जिसमें कोई चीज ध्यान नहीं रखी गई है, बस केवल पढ़ाना है इस उद्देश्य से रख दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ कर्तव्य, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, जवाबदेही सरकार की होगी जो इसे लागू कर रही है। तो ये 5 स्तंभ हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको समझा दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वह कौन सी समिति है, वह कौन सी कमेटी है जिसने नई शिक्षा नीति को तैयार किया है। उस कमेटी का नाम है के कस्तूरी रंगन समिति। या ऐसा पूछा जाता है कि नई शिक्षा नीति को तैयार करने वाली मसौदा समिति कौन सी है, तो उसका नाम के कस्तूरी रंगन समिति है। इस कस्तूरी रंगन समिति के अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। तो प्रश्न का जवाब और प्रश्न दोनों एक जैसे हैं कि के कस्तूरी रंगन समिति के अध्यक्ष कौन है। के का मतलब कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। यह मसौदा समिति मतलब जिन्होंने एनईपी को तैयार किया है वह समिति है। और ये डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन कौन है, तो ये पूर्व इसरो के चीफ हैं और जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो इसरो के पूर्व मुख्य अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में के कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई, मसौदा समिति तैयार की गई जिसने एनईपी 2020 को तैयार किया। इस समिति में कुल 12 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित। यानी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हैं, 11, और अध्यक्ष सहित कितने हैं, 12। तो 12 सदस्यों की समिति ने एनईपी 2020 बनाई है। और इस समिति को जून 2017 में शुरू किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 31 मई 2019 को। ये सभी प्रश्न हूबहू या तो पूछ लिए गए हैं या पूछे जाएंगे कि बताओ समिति कौन सी है, के कस्तूरी रंगन। अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। कितने सदस्य हैं, 12 सदस्य। कब शुरू हुई, जून 2017। इसने रिपोर्ट या मसौदा कब तैयार किया, 31 मई 2019 को। और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे लागू कब किया, 29 जुलाई 2020 को। तो 2020 की शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू की गई। इससे पहले समिति ने अपनी रिपोर्ट या मसौदा कब तैयार किया, 31 मई को, 31 मई 2019 को। जबकि ये समिति बनाई कब गई थी, 2017 के जून में। तो जून 2017 से 31 मई 2019 तक इस समिति ने अपना कार्य किया और अपनी रिपोर्ट पेश की कि हमें क्या बदलाव करने हैं आज की शिक्षा नीति में। तो ऐसा प्रश्न पूछे कि एनईपी 2020 भारत में कब लागू हुई, 29 जुलाई 2020 को। इस एनईपी को किसने प्रस्तुत किया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष। अब इसे प्रस्तुत करना था 29 जुलाई 2020 को, तो वह कौन व्यक्ति है जिसने इसे प्रस्तुत किया, उस व्यक्ति का नाम है श्री रमेश पोखरियाल निशंक। क्या नाम है, श्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो उस समय के एमएचआरडी के मंत्री थे, यानी मानव संसाधन विकास मंत्री थे जब 2020 में इन्होंने प्रस्तुत किया। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग हैं जिसमें 8 अध्याय हैं। भाग नंबर 1 जिसका नाम है स्कूली शिक्षा। तो इस पहले स्कूली शिक्षा वाले भाग के 8 अध्यायों के नाम कौन कौन से हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए हम 8 चैप्टर पढ़ेंगे और इन 8 चैप्टर्स में जो जो बातें होगी वो आपके सामने आ जाएगी। और अन्य जो 3 भाग और बचे हुए हैं पहले भाग के अलावा, उनमें भी जो काम काम की बातें हैं वो हम निकाल के आपके लिए बता देंगे। आपको उनके चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, केवल उनमें काम आने वाली 3 भागों में काम आने वाली अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां अगले वीडियो में बता दी जाएगी। तो आपको बस करना क्या है, आपको इतना करना है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है बस उसे सुनिए,
क्योंकि एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर और एक अच्छा जो है श्रोता, एक अच्छा व्यक्ति बन पाता है। पहले अध्याय का नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, जिसको अपन बोलते हैं ECCE, बोले तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। फिर दूसरे भाग का नाम है, दूसरे चैप्टर का नाम है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, जिसको बोलते हैं FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी। आपको मैं आगे डिटेल में इनको पढ़ाऊंगा। फिर अगला है तीसरा चैप्टर है ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन तक शिक्षा की पहुंच कम करनी है, उन 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 तक शिक्षा की पहुंच लानी है, ताकि उनका जो भागने का काम है वो कम हो सके। फिर है चैप्टर नंबर 4 स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र, कि कैसी पेडागोजी, कैसा हम शिक्षण शास्त्र बनाएं और कैसा करिकुलम हो वो होना चाहिए। फिर है चैप्टर नंबर 5 है शिक्षक, शिक्षक कैसा होना चाहिए। नंबर 6 है समता मूलक और समावेशी शिक्षा, तो कैसी होगी इसमें भी आपको आगे बता देंगे। फिर है स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापना, चैप्टर नंबर 7। और अंतिम चैप्टर है स्कूल शिक्षा के लिए कौन कौन से मानक होने चाहिए, वो बात है। तो आज हम इस वीडियो के अंतिम भाग में केवल इतना पढ़ेंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पहले चैप्टर में क्या क्या बातें हैं। तो हम पहले चैप्टर के पढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं, वो है कि शिक्षा का नया और पुराना ढांचा कैसा है। हमारे पास शिक्षा का पुराना ढांचा कहलाता है 10+2। क्या कहलाता है? 10+2। अब ये 10+2 क्या है? पहले ऐसा होता था कि शुरुआत के 10 साल बच्चा कक्षा 1 से 10वीं पढ़ता था, बोले तो प्राइमरी से सेकेंडरी एजुकेशन ले पाता था, और फिर अगले 2 साल सीनियर सेकेंडरी करने में लग जाते थे, बोले तो 11वीं और 12वीं करने में अगले 2 साल लगते थे, और 11वीं कक्षा से विषयों का चुनाव होता था। तो अब क्या चेंज हुआ है उसको समझेंगे। पहले तो आपने ये पढ़ा कि शुरुआत के 10 साल, 6 साल से लेकर 16 साल तक बच्चा कक्षा 1 से 10वीं पढ़ता था, और फिर 16 से लेकर 18 साल के बीच अगले 2 साल वह 11वीं 12वीं पढ़ता था। तो 10+2 पुराना ढांचा है शिक्षा का, और आज का नया ढांचा जो है उसे हम कहते हैं 5+3+3+4, बोले तो 5+3+3+4। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। पिछले साल जो रिटमेंस हुई उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षा का नवीन ढांचा क्या है, या नवीन पाठ्यक्रम, या नवीन जो करिकुलम का ढांचा है वो कैसा है। वो है 5+3+3+4। तो ये हमारे पास है। इसको नीचे से समझना शुरू करते हैं। शुरू के जो 5 वर्ष हैं, जहां बालक 3 साल से लेकर 8 साल के बीच में पढ़ेगा, तो उसको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग को कहा जाता है प्री स्कूल, आंगनबाड़ी या बाल वाटिका, और दूसरे भाग को कहा जाता है विद्यालय में कक्षा 1 और 2 पढ़ना। अब एक एक करके जानकारी लेते हैं। शुरू के 5 साल को इस एक नाम दिया गया है फाउंडेशनल स्टेज, आधार स्तर। अब इस आधार स्तर में क्या होगा कि 5 साल को दो अलग अलग भागों में बांटा गया। तो 3 साल तो बच्चा पढ़ेगा 3 से 6 साल तक आंगनबाड़ी में, जिसको प्री स्कूल या बाल वाटिका कहते हैं, और अगले 2 साल बालक पढ़ेगा कक्षा 1 और 2 और विद्यालय के अंदर। तो ये समझ में आ गया होगा कि शुरू के 5 साल में बालक 3 साल तो आंगनबाड़ी पढ़ेगा और 2 साल तक स्कूल में जाएगा कक्षा 1 और 2 पढ़ने, और उम्र हो जाएगी 3 से 8 के बीच में। तो ये हैं हमारे शुरू के 5 साल, जिसमें बालक को क्या सिखाया जाएगा? मल्टी लेवल प्ले, अलग अलग स्तर के खेल सिखाए जाएंगे, और एक्टिविटी गतिविधियां कराकर पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो ये 5 सालों में होगा। हम बात कर चुके हैं आंगनबाड़ी से लेकर कक्षा 2 तक की। अब हम आ जाते हैं अगले 3 साल बालक क्या करेगा, यानी 8 साल से 11 साल के होने तक बालक क्या करेगा। तो वो पढ़ेगा तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, जिसे कहा जाता है प्रिपरेटरी स्टेज, बोले तो प्रारंभिक स्तर। तो फाउंडेशनल स्टेज के बाद जो स्टेज शुरू होती है उसे कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, प्रारंभिक स्तर, जो कक्षा 3 से 5वीं तक चलेगा, बोले तो 8 से 11 साल तक चलेगा। और इन 3 सालों में बच्चा लर्निंग थ्रू प्ले, बोले तो खेल आधारित शिक्षा ग्रहण करेगा, और इंटरेक्टिव सक्रिय शिक्षा लेगा, एक्टिविटी बेस्ड यानी गतिविधियों पर आधारित शिक्षा लेगा, और खोज आधारित शिक्षा करेगा। तो खोज आधारित ज्ञान, एक्टिविटी वाला ज्ञान, इंटरेक्टिव ज्ञान और खेल खेल में सीखना इन 3 कक्षाओं में होगा। अब अगली स्टेज पे आ जाते हैं जिसे कहा जाता है मिडिल स्टेज, और ये 3 सालों तक चलती हैं, 11 साल से 14 साल के बीच में। और बालक 6ठी से 8वीं क्लास इन 3 सालों में पढ़ता है, और 6ठी से 8वीं में बालक एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा,
साइंस सीखेगा, मैथ सीखेगा, सामाजिक विज्ञान सीखेगा और मानविकी ह्यूमैनिटीज अध्ययन जो है सीखेगा। तो सामाजिक विज्ञान, मानविकी, गणित, विज्ञान और खोज आधारित जो सीखना होगा, जो प्रयोग आधारित सीखना है, वो भी इन 3 सालों में 11 साल से लेकर 14 साल के बीच में बच्चा सीख जाएगा। और अब हम आ जाते हैं अंतिम 4 सालों के ऊपर, और इस 4 साल वाले स्तर को कहा जाता है सेकेंडरी स्टेज, बोले तो माध्यमिक स्तर, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक। जब बच्चा कक्षा 9 से 12 में आ जाएगा तो इन 4 सालों में बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग सिखानी है, यानी कि चिंतन का विकास करना है। और यहाँ विषयों के चुनाव में लचीलापन रहेगा, कठोरता नहीं रहेगी। स्टूडेंट के पास विषय का चुनाव करने की चॉइस रहेगी। कक्षा 9 से ही विषयों का चुनाव करना शुरू हो जाएगा। और ऐसा होगा कि कक्षा 9, 10, 11, 12 बालक साइंस, मैथ्स, कॉमर्स इन कोई से भी सब्जेक्ट को आपस में लेकर पढ़ सकता है। मतलब ये बाध्यता नहीं है कि साइंस वाले को केवल साइंस ही पढ़नी है, वो आर्ट्स नहीं पढ़ सकता, या आर्ट्स वाला साइंस नहीं पढ़ सकता, ऐसा भी नहीं है। तो 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के अंतिम 4 साल में बालक एक तो क्रिटिकल थिंकिंग, चिंतन विकास करना सीखेगा, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन रहना सीखेगा, उसको सब्जेक्ट चुनाव करने की चॉइस रहेगी, और मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग सीखेगा। ऐसी लर्निंग जिससे उसका व्यवसायिक उन्नयन हो सके, ऐसा वो सीखेगा। तो 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के बीच में वह सीखेगा क्या क्या? एक तो चिंतन विकास, एक लचीलापन विषय को चुनाव में, और कठोरता नहीं रहेगी, और अपने हिसाब से एक एक सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेगा। तो इस प्रक्रम को कहा जाता है 5+3+3+4। तो ये हमारे पास नवीन शिक्षा प्रणाली का ढांचा हो चुका है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को लेकर चलते हैं जो नई शिक्षा नीति में बताए गए हैं। तो नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में हमें सबसे पहला लक्ष्य है कि 2015 में एसडीजी 4 बनाया गया था, जिसे 2030 तक हासिल करना है। फिर 2025 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल करनी थी, किंतु अब इसे 2027 तक कर दिया गया है। शिक्षा को सब जगह पहुंचाना है 2030 तक। 2030 तक प्री स्कूल से लेकर, मतलब आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं क्लास तक 100% बच्चों का नामांकन करवाना है। तो ये भी हो जाएगा। फिर अगला है समावेशी शिक्षा और समता मूलक, मतलब वही शिक्षा है जो देनी है 2030 तक। 2030 तक प्रौढ़ शिक्षा भी बनानी है। फिर अगला है 4 साल का एक नया कोर्स बीएड के रूप में लाया जाएगा, जिसे कहा जाएगा आईटीईपी। आईटीईपी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी टीचर्स के लिए 12वीं के बाद 4 सालों तक चलने वाला प्रोग्राम होगा, जिसे आईटीईपी कहा गया है। और 2030 तक इसे संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा। उच्च शिक्षा में जो बच्चे 12वीं पास करते हैं उनका 50% लगभग बच्चे आ जाएं, ये करना होगा। अभी तक क्या हो रहा है कि लगभग 10-20% बच्चे ही उच्च शिक्षा में जाते हैं। मतलब जितने बच्चे 100% बच्चे 12वीं पास करते हैं, उन 100% में से केवल 10-20% बच्चे ही उच्च शिक्षा, बोले तो कॉलेज एजुकेशन में जाते हैं। अब इसको बढ़ाकर 2035 तक इसे 50% किया जाएगा। मतलब हर 100 बच्चों में से 50 बच्चे कॉलेज में पढ़ने जाए, ऐसा करना उद्देश्य रखा गया है 2035 तक का। और 2025 तक हमें वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा भी लागू करनी है हर विद्यालय में। तो ऐसा हो चुका है, हर विद्यालय में व्यवसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है, ताकि कोई भी बेरोजगार न रहे। शुरू से ही उसमें रोजगार के गुण विकसित हो चुके हैं। अंतिम बात है कि शिक्षक छात्र अनुपात जो हर क्लास के लिए अलग अलग था, कि प्राइमरी में अलग था, अपर प्राइमरी में अलग था, सीनियर सेकेंडरी में अलग था, तो उसे चेंज करके अब एक जैसा बना दिया गया है कि अब कक्षा 1 से 12 तक एक जैसा अनुपात रहेगा। शिक्षक छात्र अनुपात वो रहेगा 30:1। इसका मतलब हर 30 बच्चों पे एक टीचर होगा। केवल एक ऐसा वर्ग है जिसको सामाजिक आर्थिक वंचित वर्ग कहा जाता है, कि यहाँ बच्चों की संख्या ज्यादा होने के कारण यहाँ 25 बच्चों पे एक टीचर रखा जाएगा। बाकी सब सामान्य स्कूलों में 30 बच्चों पर एक टीचर होगा। केवल आर्थिक सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनमें 25:1 चलेगा। तो ये बात लक्ष्य समझ में आ गए होंगे। हम अध्याय 1 और इस वीडियो की अंतिम भाग की बात कर रहे हैं। तो इस पहले अध्याय का नाम है ईसीसीई, जो 2030 तक हमें लागू करना है। ईसीसीई जो है 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक चलने वाला कार्यक्रम है। आगे मैं आपको समझा दूंगा। पहले हम ये जानते हैं कि ईसीसीई को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है, ई का मतलब अर्ली, सी का मतलब चाइल्डहुड,
फिर अगली सी का मतलब है केयर और ई का मतलब है एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था के दौरान ही जब बालक पूर्व बाल्य अवस्था में चला जाता है 3 साल से लेकर, तो वहीं से उसकी देखभाल करनी है और वहीं से उसे पढ़ाना है। तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था में जैसे ही 3 साल का बालक हो जाए, उसकी देखभाल और उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी अब आंगनबाड़ी, जो प्री स्कूल के नाम से जानी जाती है, वहां और विद्यालय में रखी जाएगी। क्यों रखी जाएगी? क्योंकि 6 वर्ष तक के बालक में इतना बौद्धिक विकास हो जाता है, लगभग 85 से 90% तक। तो जब इतना विकास पहले ही उसका हो चुका है, बौद्धिक विकास, तो उसको घर रख के क्यों वेस्ट करना है? उसको 3 साल से ही ईसीसी में लाना है। अब ईसीसी में खेल आधारित गतिविधियां करवाई जाएगी, खोज आधारित गतिविधियां आधारित शिक्षा दी जाएगी, अलग अलग मल्टी लेवल और बहुत सारे आयाम की अलग अलग प्रकार की शिक्षा प्रणाली से उसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बात करते हैं जनजातीय क्षेत्र में ईसीसी को लागू करना। तो जनजातीय क्षेत्र में ईसीसी को आश्रमशाला के नाम से लॉन्च किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ईसीसी जो कार्यक्रम है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए है, देखभाल और शिक्षा के लिए है, और इसको जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो जनजाति क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां आश्रमशाला के नाम से रखा जाएगा। और ईसीसी का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम को कहा जाएगा एनसीपीएफ ईसीसीई। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। एनसीपीएफ का पूरा नाम है नेशनल करिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, यानी कि जो पाठ्यचर्या होगी और जो शिक्षण शास्त्र होगा, फ्रेमवर्क होगा, वो छोटे बच्चों के लिए ईसीसी के लिए अलग से रखा जाएगा। तो प्रश्न आ जाए कि एनसीपीएफ ईसीसी क्या है, तो यह छोटे बच्चों का पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम है, जिसको एनसीपीएफ ईसीसी कहा जाता है। आपको पता है ईसीसी का पूरा नाम, आपको बस एनसीपीएफ का नाम जानना है। अब ये जो पाठ्यक्रम होगा, ये 8 वर्ष के बच्चों तक के लिए होगा, जहां इसे 2 फ्रेम में, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो 0 से लेकर 3 साल के जो बच्चे हैं, जो भी घर में हैं, तो उनके अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा इस पाठ्यक्रम में। और जो 3 साल से लेकर 8 साल के बच्चे हैं, जो अब आंगनबाड़ी या स्कूल आ चुके हैं, उनके लिए जो उनको पढ़ाने वाले टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको भी जो है पहले से ही पाठ्यक्रम निर्धारित करके दिया जाएगा कि आपको ऐसे सिखाना है। अब मैं बात करूं कि ईसीसी में कितने डिपार्टमेंट आपस में मिलकर कार्य करते हैं, तो ईसीसी के लिए 4 डिपार्टमेंट काम करते हैं। शिक्षा मंत्रालय तो है ही सही, इसके साथ में जनजाति क्षेत्र में भी लागू होगा तो जनजाति मंत्रालय है, क्योंकि छोटे बच्चों की बात है तो स्वास्थ्य विभाग और जो महिला बाल विकास मंत्रालय है, ये भी इसके अंदर शामिल हैं। तो 4 मंत्रालयों ने ईसीसी को अच्छे प्रकार से लागू करने की जो है एक साथ योजना बनाई है। अब मैं बात करता हूँ कि ईसीसी के टीचर को क्या कहा जाता है। इन टीचर को कहा जाता है एनटीटी टीचर। एनटीटी का मतलब नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो जो नर्सरी पढ़ाने के लिए आते हैं, इन टीचर्स को कहा जाता है एनटीटी टीचर्स। और इनकी योग्यता होनी चाहिए कि 12वीं पास होना चाहिए बस ये। तो इन ऐसे 12वीं की योग्यता रखने वाले जो टीचर्स होते हैं, उनको एनटीटी में भर्ती किया जाएगा। 6 महीने का प्रशिक्षण करवाकर उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और तब वे जाके ईसीसी में पढ़ाने योग्य हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये जो पहला चैप्टर पढ़ाया है मैंने, और यहाँ तक की जो जानकारी दी है इस क्लास 1 के अंदर, वो समझ में आ गई होगी। क्लास थोड़ी बड़ी हो चुकी है, किंतु देखिए, जागरूकता और सामान्य चीज जो आपको जाननी थी वो सब चीजें मैंने बता दी हैं। अगला जो वीडियो होगा वो लगभग 20 से 25 मिनट का होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें नहीं हैं, तो उसमें केवल चैप्टर्स के अंदर छोटी छोटी बातें वो जानना है। और शुरुआत चूंकि अच्छी हुई, का थोड़ा वीडियो बड़ा हुआ, किंतु ये चीजें जानकारी लेना बहुत जरूरी था।